हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। हम लोग पिछले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दमदार क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत भी होता है इस मैथ से। बहुत सारे स्टूडेंट इस मैथ को बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आप एक बात की याद रखना, आज बनाने के बाद कोई डर कोई भय कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष, क्या बोला गया, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक तो एक्स अक्ष बताया। एक्स अक्ष होता है उस टाइम, हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि जब एक्स अक्ष बोला जाए तो एक्स का वैल्यू तो कुछ आपको क्या लेना है, एक्स का तो वैल्यू लेना है। तो वाई उस टाइम क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका 0। एक्स का वैल्यू एक्स से मानना है और वाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग का अगर एक्स अक्ष बोला जाए, एक्स अक्ष मतलब आपको क्या लेने के लिए बताए, एक्स, 0। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वाई अक्ष जब बोला जाए तो x के जगह 0 हो जाएगा और y को y ही लिखना पड़ेगा। ये आपको पिछले वाला वीडियो में ही बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये a है और ये आपका b है। a का कितना दिया है निर्देशांक, 1,-5 और b का निर्देशांक कितना है, -4,5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना पड़ेगा और अनुपात आपको देखो, अनुपात जो लेना है, क्या लेना पड़ेगा, अनुपात तो दिया नहीं है तो अनुपात आपको क्या मानना पड़ेगा, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि अनुपात अगर दिया नहीं रहे तो उस कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा के अनुपात 1 में लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन m1 m2 भी मान सकते हैं, लेकिन m1 m2 से इजी नहीं पड़ेगा, बल्कि के अनुपात 1 से आपको इजी पड़ेगा ये मैथ। ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा ये के और ये आपका 1। इसको के लिया गया, इसको 1 लिया गया, तो ये m1 का वैल्यू हो गया, ये आपका m2 का वैल्यू हो गया। ये m1 बराबर के और m2 बराबर आपका कितना हो गया, m2 बराबर आपका 1। एक तो हो गया इतना तक। इस विभाजन, तो ये विभाजन बिंदु है, ये क्या है, विभाजन बिंदु। और विभाजन बिंदु को क्या लेना है बताइए, विभाजन बिंदु को एक्स अक्ष पर क्या बताए, एक्स अक्ष से विभाजित होती है। तो एक्स अक्ष पर विभाजित होती है। जब एक्स अक्ष पर विभाजित होती है तो एक्स अक्ष का वैल्यू क्या होता है, x, 0। x, 0 लेना है। यहीं पे अगर y अक्ष लिखा रहता तो फिर क्या लिखते, 0, y लिखते। ठीक है, तो x अक्ष बताया। जो विभाजन बिंदु कौन सा है, x, 0 है विभाजन बिंदु। क्या है विभाजन बिंदु, x, 0। चलिए, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। चलो, विभाजन बिंदु को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से लिख लेते हैं। ठीक है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मान लिया विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x, 0। ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक है। सब कुछ मिल चुका है, आप और कोई ज़रूरत नहीं है, आज आराम से आप निकाल सकते हैं। जो जो चीज़ चाहिए सब कुछ आप लिख लिए हैं। आप आराम से, आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, विभाजन सूत्रों का इस्तेमाल करके इसका जो सॉल्यूशन है आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, विभाजन सूत्र एक्स वाई बराबर क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आप जानते हैं
m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ये आप पहले ही पढ़ चुके, ये विभाजन का सूत्र है, ठीक है। विभाजन बिंदु के जो उसी का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। विभाजन सूत्रों का जो फॉर्मूला है एक्स वाई बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये विभाजन का सूत्र है, ठीक है। x क्या इसका वैल्यू दिया गया, हाँ इसका भी वैल्यू दिया गया है, क्या है x, 0। तो इस जगह लिखिए x, 0। ये जो विभाजन जो है यही वाला आपका बिंदु है, तो इसका इस जगह क्या डालना है आपको, x, 0। m1 कितना है बताइए, ये x, y यही वाला है, ठीक है। और ये आपका x1, y1, और ये आप जानते हैं x2, y2। अब सब कुछ मिल चुका है, कोई ऐसा नहीं है जो छूट चुका है, कुछ भी नहीं है। m1 कितना है बताइए, m1 है आपको कितना लेना पड़ेगा, m1 है आपका k। x2 कितना दिया गया है, x2 देख लीजिए, x2 है -4। x2 कितना दिया गया है, -4। m2 कितना दिया गया, m2 है 1 इंटू x1, x1 कितना है 1 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 k प्लस 1। चलिए आप इधर वाला m1 कितना दिया गया, m1 k। y2 कितना दिया गया, y2 है 5। m2 कितना दिया गया है, m2 का वैल्यू 1। y1 कितना दिया गया, y1 है -5 बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1। x, 0। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आप 4 को k से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -4k प्लस 1 और 1 गुना करने पर 1, और ये आपका हो जाएगा k प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, गुना करोगे तो 5k हो जाएगा, प्लस माइनस में -5 बाई k प्लस 1। आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसमें से देखो, आप देखो इसमें वैल्यू इसमें दिया गया है 0, और ये वाला क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला आपका इसका बराबर है, ठीक है। और इसमें से आप k का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू नहीं है, तो इसको पहले मत लिया करो। एक काम करो, इसको और इसको ले लीजिए पहले, सबसे पहले किसको किसको लेना है, इसको और इसको लेना, या फिर इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इधर तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। आप देखिए, एक काम करते हैं, इन दोनों को ही पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या लिख सकते हैं, -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1। और इधर तो ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, इधर तो और कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो आप एक काम करो, ये वाला बराबर ये वाला तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक काम कीजिए, 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5k -5 बाई k प्लस 1। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप जानते हैं किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर 0, इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका चाहो तो इसको इक्वेशन 1 करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर 0 के साथ किसी को गुना करोगे तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा, यानी, और 1 के साथ इसको गुना करोगे तो फिर क्या मिलेगा, 5k -5 बराबर, ये तो 1 के साथ गुना कर दिया, और इसके साथ गुना करोगे तो आपका पूरा पूरी 0 प्राप्त हो जाएगा, और 5k बराबर कितना हो जाएगा, आपका +5 हो जाएगा। और k की वैल्यू आप आराम से यहाँ निकाल सकते हैं, k की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो k की वैल्यू कितना हो गया, 1। और इसका वैल्यू कहाँ पुट करना, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में k का मान बैठाने पर, चलिए तो समीकरण 1 में k का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो अगर k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -4 इंटू k। k का वैल्यू कितना मिल चुका है, 1।
प्लस 1 बाई के प्लस 1 इन 1 प्लस 1, ये के का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। -4 प्लस 1 बाई ये कितना हो जाएगा आपका 2, और x बराबर -3 बाई 2। तो x की वैल्यू मिल चुका है, k का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा, बस यहाँ आपको पुट कर देना है और इजीली आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, अतः अनुपात कितना हो जाएगा, k के जगह आपको कितना डालना पड़ेगा, k के जगह 1 डालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ये एक तो आंसर हो जाएगा, एक तो हो गया। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा, x के जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह आपको लिखना पड़ेगा -3,2, और इधर 0 तो है ही, यही दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है, आप इस पर का इजी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत दमदार भी क्वेश्चन है। ये बहुत दिक्कत करता है, स्टूडेंट नहीं बना पाते इस मैथ को, लेकिन आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आप एक समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं या नहीं जानते तो पता नहीं, लेकिन आप जो 9 में ही पढ़ चुके हैं, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये आप 9th में ही पढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी एक बार दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली बना सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। चलिए, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, और जो वैल्यू दिया गया है उसको निर्देशांक जो दिया गया है 1,2, और ये 4,y, और ये x, 6 और 3,5, ये इसका है विकर्ण, और ये भी इसका है विकर्ण। ये नेमिंग करो A, B, C, D। तो इतना सब हो चुका है, और हम लोग का एक काम करो, ये मध्य बिंदु है P। मध्य बिंदु क्या है, P। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ऑलरेडी तो पता ही है, फिर भी आपको याद दिला देते हैं, और इसका जरूरत भी लिखना भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित कर, ये समद्विभाजक मतलब नहीं पता चलता कि समद्विभाजक मतलब क्या है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो टुकड़ों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, उसी को बोला जाता है समद्विभाजक। कहने का मतलब ये वाला जो टुकड़ा है और ये वाला टुकड़ा सेम समान समान है, और ये बिंदु अगर नहीं होता क्या समद्विभाजित करता, बिल्कुल नहीं करता। ये वाला अगर लाइन एक दूसरे को नहीं काटता तो समद्विभाजित नहीं होता। तो ये बराबर बराबर भाग में बांट देता है, बराबर बराबर में भाग बांट देता है। इस कहने का मतलब ये तो जरूर क्या है, फिर मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये इसका मध्य बिंदु है, और ये जो BD दिख रहे हैं, BD विकर्ण, इसका भी यही मध्य बिंदु है। तो दोनों का मध्य बिंदु जो P है, तो P उस कंडीशन में दोनों का क्या हो जाएगा, समान समान हो जाएगा। क्यों समान समान होगा, क्योंकि P का निर्देशांक तो वैल्यू क्या अलग अलग आ सकता है, एक चीज का वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकता है।
कहने का मतलब पी का जो दोनों निर्देशांक मिल जाएगा, दोनों निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। यही आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वरना स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि आखिरकार दोनों बराबर क्यों हुआ। क्योंकि पी जो बिंदु है ए सी का भी मध्य बिंदु है और बी डी का भी मध्य बिंदु है, उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो फिर हम लोग आप निकाल सकते हैं आप इजीली। ठीक है, चलिए तो हम लोग बोल सकते हैं पी ए सी का मध्य बिंदु है, पी ए सी का मध्य बिंदु है, बराबर कर सकते हैं पी क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है, पी बी डी का मध्य बिंदु है। अगर P के बारे में ही बात करके P AC का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक बताइए क्या दोनों में अलग अलग हो सकता है? नहीं, एक बिंदु का एक ही निर्देशांक होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, P का जो मध्य बिंदु हो जाएगा और BD जो P जो मध्य बिंदु है, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 बाई टू, y1 बाई y1 प्लस y2 बाई टू, यही फॉर्मूला होता है। चलिए तो एक काम करो, फॉर्मूला अगर नहीं पता हो मध्य बिंदु का, लिख भी देते हैं। मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बाई टू एक हो गया और y1 प्लस y2 बाई टू, यही हो गया इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला आप चाहो तो लगा सकते हैं, वरना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या करना है, 1 प्लस एक्स बाई टू एक तो हो गया, और इधर 2 प्लस 6 बाई टू। चलिए अब इधर भी उसी प्रकार का फॉर्मूला लगाइए। आप बी डी ले रहे हैं ना, बी डी क्या होगा, 3 प्लस 4, क्योंकि x1 और ये x2 है, 3 प्लस 4 बाई टू, 5 प्लस y बाई टू। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताइए, 6 और 2 8 बाई टू, और 8 बाई टू का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 7 बाई टू ये रहेगा, रहने दो। और इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस y बाई टू। आप जानते हैं पहला वाला ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं बताइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब चलो इधर बना देते हैं। ठीक है, इस साइड बना देते हैं इसको, इसका सोल्यूशन। तो x प्लस 1 प्लस एक्स बाई टू बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी बराबर 7 बाई टू। और एक 4 बराबर क्या हो जाएगा, चलो इसको 8 बाई टू ये लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। 8 बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस y बाई टू। आप देखो बेस सेम है, बराबर है, तो दोनों दोनों तरफ हटा सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, इधर 2 कैंसिल कर सकते हैं। 8 बराबर 5 प्लस y, 8 माइनस 5 बराबर y, और ये आपका 3, y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो x और y का वैल्यू कितना कितना हो गया, 6 और 3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, एग्जाम में भी कोई बार आ चुका है। चलो चलिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 नंबर क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और इसको इतना बार रिवीजन करो, इतना बार रिवीजन करो कि ये कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए। ठीक है, अभी तो ये इजी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको।
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा, जहां ए बी एक वृत्तों का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो एक सर्किल दिया गया है, एक सर्किल है और सर्किल में क्या बताया, ए बी जो है उसका क्या है, व्यास है। अगर ए बी व्यास है तो फिर केंद्र क्या है, केंद्र दिया गया है आपका 2, -3 और ए की निर्देशांक नहीं पता है, बी की निर्देशांक पता है 1, 4। आपको निकालना क्या है, आपको ए की निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो ए की निर्देशांक नहीं पता है, ए के निर्देशांक x1, y1 मानेंगे। हम लोग जानते हैं इसको बोला जाता है x1, y1। तो ये x1, y1 हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे ये जो केंद्र है, ये केंद्र क्या होता है, जो व्यास होता है उसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, उसी को बोला जाता है केंद्र कहा जाता है। ये इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। ये डायरेक्टली नहीं बताया गया लेकिन इनडायरेक्टली में क्या है, ये एक मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि जो व्यास होता है व्यास का मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी के मध्य बिंदु की अगर बात करें, x, y मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु का क्या होता है आप जानते हैं, x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2, यही होता है। x की वैल्यू देखो दिया गया है, ये x है और ये y है और ये आपका x2, y2 है और xy की वैल्यू क्या है, 2, -3। x1 कितना है, x1 है नहीं दिया गया है तो रहने दो। x2 दिया गया है 1/2। y1 कितना दिया गया है, y1 की वैल्यू आपको नहीं दिया गया तो y1 ही लिखना है। y2 कितना दिया गया, y2 है 4/2। आप जानते हैं ये वाला जो है इसका वैल्यू है और ये वाला किसका वैल्यू, इसका वैल्यू है। तो इस कंडीशन में आप इजीली इसका मान निकाल सकते हैं, x1 + 1/2 और ये वाला जो है किसका वैल्यू है, y1 + 4/2। करना क्या है, क्रॉस गुना करना है। x के साथ अगर गुना करोगे, 1 के साथ गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसको गुना करोगे तो 4, यानी x1 = 4 - 1, यानी x1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। और इसको करना पड़ेगा क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करोगे, 1 के साथ गुना करोगे तो कोई चेंज नहीं होता है और इसके साथ गुना करोगे -6 और y1 बराबर कितना आ जाएगा, -6 - 4, यानी y1 बराबर आ जाएगा -10। तो x1 का वैल्यू मिल चुका है, y1 का भी वैल्यू मिल चुका है, बस हम लोग को यहाँ पुट कर देना है। अतः आप बोल सकते हैं ए के निर्देशांक बराबर x1 के जगह आप लिख सकते हैं 3 और y1 का मान जो भी आया, y1 का मान है आपका -10। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आपको देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर 3/4 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये क्या है एक्चुअली। AP बराबर 3/7 AB। AP एक काम करो, AB को इधर लेके आइए, तो AB बराबर 3/7
ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना है 7 है, ए पी कितना है 3 है। एक काम कीजिए, एक रेखाखंड खींचिए, एक रेखाखंड खींचिए, ए और बी क्रमशः -2 और 2,4 हो तो बिंदु पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी ले लीजिए। ठीक है, ए बी पर क्या है, पी बिंदु स्थित है, ये बताया गया क्वेश्चन में ही बताया कि ए बी पर क्या है, पी होना चाहिए। तो पी यहाँ नहीं हो सकता और पी यहाँ भी नहीं हो सकता। ए बी रेखाखंड पर पी स्थित है, मतलब पी को कहीं पर भी डालो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, लेकिन रेखाखंड में ही आपको डालना पड़ेगा। लेकिन ये भी बताया गया कि ए बी जो है वो 7 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी जो है ये 7 है। ये कितना है, 7 है। ए पी दिया गया है 3 है। आप बताइए कितना हो जाएगा। तो ये 3 और क्योंकि ये टोटल जो लाइन है कितना 7 का लाइन है, ये अगर 3 हो जाए तो फिर ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 में आ जाएगा 7। तो सब कुछ मिल चुका है हम लोग का। ये M1 है और ये M2 भी है, चलो M2 है, और ए का निर्देशांक दिया गया है 2, -2, और ये 2, -4 है। आप जानते हैं इसको x1, y1 कहा जाएगा और इसको x2, y2 कहा जाएगा। चलिए, तो सब कुछ मिल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, पी बिंदु के निर्देशांक। तो पी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई मानेंगे। मान लिया पी बिंदु के निर्देशांक पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। चलिए विभाजन सूत्रों का इस्तेमाल कीजिए। विभाजन सूत्रों x, y क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। यही है फॉर्मूला इसका। x और y, m1 कितना दिया गया है, m1 है 3, x2 कितना दिया गया है, x2 का वैल्यू देख लीजिए 2 दिया गया है। x2 का वैल्यू आपको पुट करना है 2, m2 का वैल्यू कितना है 4, x1 का वैल्यू कितना दिया गया है -2 बाई m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। m1 की वैल्यू कितना दिया गया है, m1 का आपका 3 दिया गया है इंटू y2 कितना दिया गया है आपका, y2 है -4 प्लस m2 कितना दिया गया है 4 इंटू y1 की वैल्यू है -2 बाई m1 प्लस m2, m1 3 + 4। सब का वैल्यू मिल चुका है। आप आराम से आप निकाल सकते हैं x, y 6 प्लस माइनस और ये 8 हो जाएगा बाई 7, और ये आप सॉल्व करोगे -12 प्लस माइनस और ये 8/7। अगर इसको सॉल्व करोगे x, y बराबर, और ये कितना हो जाएगा -2/7, और इसको अगर सॉल्व करोगे -20/7 हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं P बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये वाला लिख दीजिए -2/7 -20/7। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सेवा ये पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।